बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। नाज़रीन, पहले अहम खबरें जो इस वक्त बड़ी गर्दिश में शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन और अफनानुल्लाह के दरमियान ये मामला क्या हुआ, सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तरह का लोगों का मौक़िफ़ है। इसकी असल हकीकत, कुछ अंदर की बड़ी अहम मामलात तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। और इसकी बड़ी वजह आपको पता है, फैज़ाबाद धरना केस भी चल रहा है, उसमें तहरीक इंसाफ ने नज़रसानी की अपील वापस ले ली, बाकी तमाम जमातें भी पीछे हट गई। ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, 55 लोग जानों से गए, कंपनी इन्वॉल्व है। क्या शेर अफजल दुरुस्त कह रहा था? 2 अक्टूबर 2023 इमरान खान को रिहाई की बात की जा रही है, इसकी अहमियत क्या है, मामलात क्या है? तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा फरूख हबीब गवादर से नामालूम लोग उठा के ले गए, लापता हो गए। ये भी लापता अफराद का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इस वक्त ANP का जलसा भरपूर इदारों के तावन से कर्क में हो रहा है, जबकि तहरीक इंसाफ के शौकत खटक और लतीफ़ खटक के वारंट गिरफ्तारी और इसके साथ साथ फौज में एहतसाब का अमल शुरू हुआ और कुछ नई तकर्रियाँ हुई। बड़ी अहम तब्दीलियाँ भी रुनवा हो सकती हैं। $755 मिलियन का एक केस भी, और गैलप का एक बड़ा सर्वे जिसमें तमाम रहनुमाओं के, पाकिस्तान के तमाम इदारों के साथ, इदारों के सर्वे भी और रहनुमाओं के भी पूरी तफसील के साथ एक एक शख्स की, जिसमें पंजाब पुलिस भी 54%। ज़रा अंदाज़ा करें इस क्या है, इदारे कहाँ खड़े हैं, सियासतदान क्या खड़े हैं, ये सारे मामलात बड़े अहम हैं पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन और अफनानुल्लाह का जो मामला है उसकी बात करूँगा। उससे पहले देखिए, 9 मई से पहले की एक तहरीक इंसाफ है और एक 9 मई के बाद की, एक अरूज की और एक इस वक्त जो उनके ऊपर मुश्किलात हैं। एक वक्त पर ज़मान पार्क पर लोग इकट्ठे थे, खान मैदान में था, जलसा गाँव के स्टेज पर रहनुमाओं एक दूसरे से हाथापाई करते थे, कौन खान के नज़दीक खड़ा होगा। टॉक शोज़ पर फवाद चौधरी, असद उमर, मुराद रास, आमिर कियानी, अली जैदी, इमरान इस्माइल समेत ये लोग परवानों की तरह वहाँ खान का दिफा करते थे। फिर 9 मई हुआ, फिर वो लोग सामने आए जिन्होंने घंटों के अंदर सरेंडर किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक भरमार मच गई, एक दूसरे पर सबकत लेके जाते थे कि मैं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मेरा तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं, मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। और फिर कुछ लोग ऐसे भी सामने आए जिनका पता चला कि उन्हें बाकायदा तहरीक इंसाफ में इस दिन के लिए शामिल किया गया था। परवेज़ खटक, महमूद खान, इनकी पार्टियां बनी, तहरीक इस्तेहकाम बनी, जहांगीर तरीन, अलीम खान का ग्रुप सामने आया। फिर ऐसे ऐसे लोगों ने खान को धोखा दिया, दगा दिया, फरेब दिया, जिसका खान को ज़ाती तौर पे दो। शीरी मज़ारी छोड़ गई, असद उमर, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, कुछ तो वाकई मैदान से ऐसे भागे। बहरहाल तहरीक इंसाफ में पहली दफ़ा तारीख में इतनी बड़ी सख्ती आई, किसी भी बल्कि पार्टी पर इतनी बड़ी सख्ती। घंटों में टूटे लोग, मिनटों में टूटे, और कुछ लोग जो है तहरीक इंसाफ आपको पता है छोड़ गए, कुछ जेलों में चले गए, कुछ मफरूर हो गए। 320 अफराद की लिस्ट है, जिसमें से 20 के करीब बड़े पार्टी रहनुमा। इस वक्त मैदान बिल्कुल खाली है। इमरान खान जेल में, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जेल में, सदर परवेज़ इलाही जेल में। और यहाँ पर वही हुआ जो तारीख में होता है, फिर ऐसे लोग सामने आते हैं जिन पर, अच्छा ये जो वो लोग थे, इन पर स्टैब्लिशमेंट की एक स्टैंप लगी हुई थी, दाग लगा हुआ था जी, परवेज़ इलाही स्टैब्लिशमेंट के एजेंट है। शाह महमूद पर इल्ज़ाम था ये पार्टी हाईजैक करेगा। इन दोनों ने खिलाफे तो सबकी उम्मीदों को तोड़ते हुए खान के साथ वफादारी का सबूत दिया, अब तक नहीं टूटे, मजालिम सहते रहे, खड़े रहे। अब इमरान खान के साथ जहां पर अदालती महाज, सियासी मैदान, इस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल सर्विस, सबके साथ लड़ाई तैयार, इमरान खान की वकला की एक पूरी फौज भी तैयार होगी, बड़े बड़े नाम सामने आ गए, उसमें एतजाज़ अहसन आ गए, लतीफ़ खोसा आ गए हमायत में। इमरान खान के 4 बड़े वकील हैं, अगर देखा जाए, हामिद खान जो अभी अभी इन्होंने कुछ अर्सा हुआ ज्वाइन किया, पंजोता बरदरान, शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन। अब इंसान का हमेशा मुश्किल वक्त में पता चलता है, मुश्किल वक्त में तारीख की किस सिमत पे खड़ा है। अच्छे वक्त में तो सब साथ हैं, आप खुश हैं, सब खुश हो जाते हैं। नवाज शरीफ जब मुल्क छोड़कर गया, उसकी बीवी इन लोगों के सामने दुपट्टे फेंकती रही, पार्टी के लोगों के, वो नहीं आए। जुल्फकार अली भुट्टो जब जेल में गया, पीपल्स पार्टी के लोगों ने जेल में जाना ही छोड़ दिया से मिलना। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने 9 मई के बाद अपने मोबाइल से इमरान खान का डाटा डिलीट किया, तस्वीरें डिलीट की, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। मुझे कुछ रोपोश लोगों ने खुद बताया जो मफरूर है कि उनके दोस्तों ने, जो हर वक्त लोग उनके आगे पीछे फिरते थे, उनकी वो दास्तानें सुनाई, वो मैं किसी अगले इंटरव्यू में बयान करूंगा कभी। अब इमरान खान पे सख्तियां आई, पार्टी पर सख्तियां आई, तो सारे साथ छोड़ गए। लेकिन लोग पूछते थे खान के साथ पार्टी की लीडरशिप कौन है, कब खड़े होंगे। मुश्किल वक्त में फिर लोग भी सामने आए, शहरयार अफरीदी सामने आया, मुराद सईद आया, अली मोहम्मद खान आया, उस्मान डार, उमर डार, शंदाना गुलजार आई, अबाद फारूक आया, सनम जावेद, आलिया हमजा, यासीन हमजा, वो डॉक्टर यास्मीन, एजाज चौधरी, बड़े नाम आए। शेर अफजल मरवत आया सामने। अच्छा, पहले शेर अफजल ने अपनी जाती कुर्बानी दी हुई, बच्चे दुबई भिजवाने पड़े उसे। फिर 7 महीने एक बड़ा वकील होने के नाते अपना सारा काम काज फिर भी ख़त्म, जाती पैसों से ये केस लड़ता रहा, बहनोई की कुर्बानी दी, घर पर हमले हुए, इसके बड़े भाई को उठाया गया, तशद्दुद का निशाना, जूनियर साथियों पर हमले हुए, फिर इस पर झूठी FIR हुई, अटक में इदारे पीछे पड़ गए, इस्टेब्लिशमेंट पीछे पड़ गई, सारी सियासी जमातें, JUIF, मुस्लिम लीग नून,
अच्छा, ये सिर्फ एक मंजा हुआ वकील नहीं है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, 17 साल जज भी रहा है, और सबसे बढ़कर इसे इमरान खान से अकीदत एक पीरी मुरीदी की तरह है। यहाँ पे मामला थोड़ा मुख्तलिफ है, जरा याद रखिएगा। इसने तहरीक इंसाफ के 600 जमानतों की दरख्वास्तें की हैं और 800 मुकदमात के अंदर ये केस लड़ता रहा और अपने जाती पैसों से लड़ाई। पख्तून है, जज्बाती है, दिलेर है, खुल के बात करता है, कोई लगी लिपटी नहीं रखता, मुनाफकत नहीं करता, मुफाहमत नहीं करता। अब शेर अफजल का एक मौकफ है कि पार्टी पर बड़ा जुल्म हो गया, ये ख़त्म नहीं होंगे इस तरह। सियासी जमात के तौर पर हमें तहरीक अपनी सियासत को मुकाबले के तौर पर लड़ना है। अब एक एक करके गिरफ्तार हो रहे हैं, जिस तरह मिसिंग पर्सन हो रहे हैं, इस तरह नहीं होना। अब देखिए, शेर अफजल पहला बंदा था, याद रखें, जिसने करक में तहरीक इंसाफ का जलसा किया था, सबसे बड़ा वहाँ लकी मरवत में, सॉरी। उसके बाद आपने मेरे से बहुत से इंटरव्यू भी देखे, मैंने इसे इमरान खान का मुखलस पाया। हकीकत में कोई भी पार्टी हो, देखे जो बंदा वफा करता है, वफादार होता है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। उसका एक नजरिया है, इमरान खान के तर्ज की वो सियासत करना चाहता है, मुफाहमत, मुज़ाकरात, डील नहीं मानता, और यही बात इमरान खान भी कहते हैं। अब शेर अफजल की बात देखें, अभी फैजाबाद धरने में मुझे लगा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई कि वो जो कह रहा था ठीक है। फिर अभी देखें करक में जो जलसा हुआ, वहाँ ANP को मुकम्मल रियासती प्रोटोकॉल के साथ वहाँ ग्राउंड दिया गया, कुर्सियाँ लगाई, मैदान सजाया हुआ है, और तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियाँ, जलसे नहीं करने दिए, गिरफ्तारियाँ और एक अलग मामला। KP में 70% अवाम, ये लोग कहते हैं साद खान के, मेरे ख्याल में 90% है। लेकिन अगर वहाँ ये हालात है तो बाकी शहरों में क्या हालात होंगे। शेर अफजल की बात तो इस लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त है। फिर तहरीक इंसाफ को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, अपनी सफ़ों में देखना होगा काली भेड़ें कौन सी हैं। अब शेर अफजल की मोहब्बत जो है वो इमरान खान से इस कदर लेवल किया है कि अफनान उल्लाह ने जावेद चौधरी के प्रोग्राम में जब इमरान खान को गाली दी तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, फैंटी लगा दी। अब देखिए, जमहूरी इक़्तिदार हो, सहाफ़ती इक़्तिदार हो, अखलाकियात हो, इस किसी किस्म का तशद्दुद मैं ज़ाती तौर पर कायल नहीं हूँ, लेकिन यहाँ गैरत का सवाल भी है। वो शख्स का वो मुर्शिद कहता है, वो उसको पीरी मुरीद। देखें, आप किसी मुरीद के सामने उसके पीर के बारे में कह के देखें, लोग ज़रा ये तरीके, जो भी जितनी भी तरीके हैं, नवाज शरीफ के इवन जो सियासतदान समझते हैं उसके बारे में जो मर्जी के, लेकिन जो उसे अपना मुर्शिद, अपना पीर समझते हों, उनके सामने आपको एहतियात करनी पड़ती है, सबका ख्याल रखना। यही तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में यही तो लाइन है। अब अफनान उल्लाह ये बातें देखें किसी और के सामने कहता, शायद वो दरगुजर करता, लेकिन यहाँ पर इन्हें सोचना होगा कि अफनान उल्लाह को भी अपनी ज़बान कंट्रोल करनी चाहिए और शेर अफजल साहब को भी अपने हाथों पे थोड़ा सा। अब पार्टी के जो लोग बाकी बच गए हैं, देखें, जो ना गिरफ्तार है, ना रुपोश है, ना मफरूर है, ना उन्होंने सरेंडर किया बज़ाहिर, ये लोग अगर अग्रेसिव सियासत की तरफ नहीं जाना चाहते, आरिफ अलवी वाली होम्योपैथिक कहते हैं टकराव ना हो, इनके बयानात हो। देखिए, हमें तो उससे कोई गिला नहीं, इनकी पार्टी है, जिस तरह मर्जी चलाए, कोर कमेटी इनकी अपनी है, जो मर्जी फैसले करें, लेकिन हमारी आज़ादाना सोच ये है कि शेर अफजल का मौकफ दुरुस्त है। आप कब तक इस तरह एक एक करके शेवर मुर्गियों की तरह कटते नहीं। अब शुएब शाहीन साहब काबिल वकील हैं, इमरान खान के मीडिया में जियो पर बैठ के दिफा भी करता है, उसका एक अपना अंदाज है, उसके अंदाज की, सोच की, फिक्र पर आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है उसकी नीयत ठीक हो। शेर अफजल को लगता है कि जो उसके ऊपर मामलात हुए, कातलाना हमले वगैरह, उसमें ये लोग भी शामिल हैं। अब हामिद खान एक बड़े वकील हैं, उनके इख्तलाफात ख़त्म कर सकते हैं। इख्तलाफ राय वैसे जमहूरियत का हुस्न है, इसको मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल में इनको, मेरे ख्याल पार्टी को बहरहाल साइड नहीं लेनी चाहिए। अगर शुएब शाहीन को प्रमोट किया जाता है पार्टी की सतह पर, तो शेर अफजल को भी करें, नईम पंजोता को भी करें, सबको करें। जाती लड़ाई तो ये लोग लड़ नहीं रहे, इनके साथ सब यकसा सलूक होना चाहिए। बाकी पार्टी जाने, ये लोग जाने, इनके जाती मामलात में तो हम नहीं पढ़ सकते। तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के लोगों को फख्र करना चाहिए। देखें, माजी में जितने सियासतदान जेल में गए, इन कैदियों की पूरी एक फहरिस्त है, वो लिस्टें दिया करते थे। नवाज शरीफ कहता है दांतों में खून आता है, मेरे प्लेटलेट्स गिरते हैं, मैं गोलियां खाता हूँ 50 तरह की कैप्सूल, हार्ट अटैक हो गए हैं। वो जरदारी लाठी लेकर कमर दर्द का बहाना शहबाज शरीफ करता रहा, शर्जील मेमन, डॉक्टर आसिम, फरियाल तालपुर, के नाम ले लिस्टें। ये तमाम सियासतदान बीमार होकर कमीज़ें उठा के अपने बचपन के जख्म दिखाते रहे, ये देखें मैं बचपन में गिरा था, अब दर्द हो रहा है। इमरान खान को जज ने पूछा आपको कोई बीमारी है, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी नहीं, मैं आपको बीमार लगता हूँ, मुझे बल्कि एक्सरसाइज मशीन चाहिए। ये चीज़ साबित करती है वो इन जैसा नहीं है। ये कहते हैं हम जैसा नहीं। ये लोग मांगते रहे डबल बेड, एयर कंडीशन, मुलाजम, घर के खाने, अद्वियात। खान पुरसुकून कुरान मांगता रहा, एक्सरसाइज मशीन मांगता रहा। ये लोग जो अब खान के अमल को सबोताज करें, इन्हें पहचानना होगा, जिस दलेर बंदे के साथ खड़े हैं उसके साथ उसको देखें, वो डील नहीं करता। अब तहरीक इंसाफ का जो मौजूदा रद्द-ए-अमल देखें बड़ा गलत है। धरना केस जिस वक्त चल रहा है, उस पर बैरिस्टर अली जफर इनके नजर सानी की दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। अब चीफ जस्टिस काजी फायस ने बाकायदा तौर पर पूछा, इसमें एजाजुल हक का वकील भी है जो कि तहरीक इंसाफ है, पैमरा, इलेक्शन कमीशन, सारे हैं, बहुत बड़ा केस है। काजी फायस ने कहा जिसने जो कुछ कहना है अदालत में आके गए, बाहर जाके आप बातें ना करें। फैजाबाद धरने में इस पूरे फैसले में दास्तान लिखी गई 12 मई की, 55 लोगों की इसमें जाने गई। ये कहते हैं मिट्टी पाओ। काजी फायस ने कहा ये नहीं होगा, जब आपका दिल करे दरख्वास्त दे दें, जब दिल चाहे वापस ले लें। कितने सालों से ये मुकदमा ज़ेर अल्तवा है, कोई बोला नहीं, अब समाज शुरू हुई, सारे उठ के आ गए। उसने कहा ये ऐसे नहीं होगा। आप आके यहाँ सूरत तौबा का हवाला भी दिया कि अल्लाह ने कहा सच्चों का साथ दो। बड़ी खूबसूरत बात है काजी साहब, हम आपके साथ हैं।
الیکشن کمیشن اور پیمرا کو پوچھا کیوں ہٹ رہے ہو, کس نے تمہیں حکم دیا, اوپر سے حکم ہے کم از کم تسلیم تو کرو. اب اس کیس سے ثابت ہوتا ہے اداروں کا سیاست میں کردار ہے یا نہیں. قاضی فائز نے بہت بڑا دیکھیں فیصلہ دیا. یہ بری, بحری اور فضائیہ تینوں کے چیف انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے لوگوں کو جو حلف کی غداری کر رہے ہیں, مداخلت کر رہے ہیں سیاست میں, ان کو روکیں, ان کے اوپر کارروائی کریں. پھر اٹارنی جنرل کو یہاں تک کہا آج کہ کیوں نہ آپ کے اوپر جرمانہ کیا جائے, ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, پورے ملک کو پریشان کیا, وہ درخواستیں آپ واپس لینے آگے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس فیصلے میں جو ہم نے کہا کوئی غلطی ہو گئی ہے وہ ٹھیک کریں. آپ لوگ کہہ رہے ہیں, اب جسٹس اطہر من اللہ نے تو کہا یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ انہیں ڈر لگتا ہے یہ معاملات کھل نہ جائیں. اصل میں یہ سب لوگ مفاہمت چاہتے ہیں یا ان کے اوپر دباؤ ہے. لیکن یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ تحریک انصاف کیوں پیچھے ہٹ رہی ہے. ان کے اوپر تو سخت ترین دور ہے, انہیں تو سوئی کے نکے سے گزارا جا رہا ہے. اس کے باوجود اگر یہ لوگ ہٹ رہے ہیں تو پھر شیر افضل کی باتیں درست ہیں. یہ ہومیوپیتھک وہ عارف علوی والا فارمولہ چل رہا ہے. دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے بڑا صاف سوال پوچھا, آپ کیس کی پیروی کیوں نہیں کرتے, آپ کیوں ہر ادارے کو تباہ کر رہے ہیں, اداروں کو کام کیوں نہیں کر رہے ہیں. اس پر اٹارنی جنرل کہتا ہے سر آپ بہتر جانتے ہیں, جانتے تو ہم سب بھی ہیں, کلئی سب کی کھل گئی. ہم ہر وقت عدالتوں کو برا نہیں کہہ سکتے. اب یہ کھڑے ہیں, قاضی فائز ٹھیک کام کر رہا ہے. شریار آفریدی توہین عدالت کیس میں جو جج ستار ہے وہ بابر ستار بالکل ٹھیک کر رہا ہے. وہ ڈپٹی کمشنر سے کہہ رہا ہے آپ مجھے میری فیملی اور دوستوں کے ذریعے اپروچ کرتے ہیں, فون کرواتے ہیں, معافی مانگنے کے علاوہ کوئی حل نہیں. ڈپٹی کمشنر نے کہا میں حلفاً میں نے نہیں کرایا لیکن معافی مانگی. بابر ستار نے معافی کو ریجیکٹ کر دیا. یہ بڑا اچھا معاملہ ہے. دیکھیں ججز کو کھڑا ہونا پڑے گا. اچھا اس کے ساتھ حسان نیازی کا کیس بھی چل رہا ہے, اس پہ بھی سماعت ہو رہی ہے لاہور ہائی کورٹ میں. سلطان تنویر صاحب جج صاحب سن رہے ہیں. لیکن پورے سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی ہے کہ عمران خان کو 2 اکتوبر کو رہا کر دیا جائے گا. جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے اس معاملے میں ابھی ایسا نہیں ہے, کیونکہ یہ لوگ ابھی لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں. اس کی میں آپ کو بڑی مثال دوں تو ابھی تو کتابوں میں یہ بچوں کو کرکٹ کے ورلڈ کپ 92 کا جو خان نے جتایا ساری دنیا جانتی ہے. یہ انضمام الحق, وسیم اکرم, مشتاق احمد کے نام ڈال رہے کہ عمران خان کا نام وہاں سے ہٹا دیا. یہ کیا واردات کر رہے ہیں. سروے انہوں نے کروایا آپ کل, بہت بڑا سروے گیلپ کا, اس پہ پھر انصار عباسی نے بھی کروایا 4 صوبوں کا. وہ سارے انہوں نے تفصیل, دل پہ انہوں نے پتھر پہاڑ رکھ کے عمران خان کی مقبولیت 60% لکھوائی, لیکن پھر ساتھ اپنی بھی 88 کروا دی. میرے خیال میں یہ غلط تھا. انہیں چاہیے تھا یا تو اپنی 100 کروا دیں, 100%, تو لوگ چپ کر جائیں گے ٹھیک ہے. اب پنجاب پولیس کی اگر 54% مقبولیت کروا رہے ہیں تو پھر یہ معاملہ اصل میں مشکوک کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ عمران خان اور نواز شریف کے درمیان فرق صرف 3%, ذرا اندازہ کریں, صرف 3. اب دوسرے نمبر پہ عمران خان کے بعد مقبولیت میں کس کو انہوں نے رکھا, رضوی صاحب کو. انہیں چاہیے تھا عمران خان کی مقبولیت 12% کر دیتے, 12% کریں, کیونکہ مفتاح اسماعیل کو انہوں نے 20% مقبولیت رکھی ہے, مریم نواز کی 30%. مفتاح کو گھر سے ووٹ نہیں پڑتے بیچارے کو. انصار عباسی نے جو جماعتوں کے حساب سے 4 صوبوں کا سروے کیا تو پنجاب میں 41% ووٹ پی ٹی آئی اور 28% نون لیگ, 4% پیپل پارٹی اور 6% ٹی ایل. سندھ میں سروے کیا 36% ووٹ پی ٹی آئی, 35% پیپل پارٹی اور 3% نون لیگ. 70% ووٹ پی ٹی آئی کے وہاں کہہ رہے ہیں جی کے پی میں, میرا خیال ہے 90 ہے, پیپلز پارٹی اور باقی کے 36% ہے اور مختلف اس طرح ہے. اب باقی اسی طرح بلوچستان میں وہاں پہ بھی 36% تحریک انصاف آ گیا اور اس کے بعد پیپلز پارٹی آتی ہے. یہ میرے خیال میں 80% کی مقبولیت سے عمران خان پاکستان کا اگلا وزیر اعظم بن رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں 2 اکتوبر تاریخ بڑی ہے ان کے پاس, اسی کوئی کر دیں. وہ معاملہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگلے ویلاگ میں رکھوں, ورنہ خدا نہ خواستہ بنگلہ دیش بنانے جا رہے ہیں. دیکھیں مہنگائی میں نیا اضافہ ہو رہا ہے, بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو رہا ہے, پیٹرول دوبارہ بڑھنے جا رہا ہے, معیشت کی کوئی سمت نہیں نظر ہے. احتساب اب یہ کہہ رہے ہیں جنرل مزمل حسین سابق وابڈا کا $793 ملین کی, $753 ملین کی کرپشن. اب یہ پاکستانی روپوں میں پتہ کتنے بنتے ہیں, 62 ارب روپیہ. ایک ادارے سے ایک سربراہ کا اتنا مال مبینہ کرپشن. نیب نے بلایا, اب ہوگا کیا یہ آپ سب کو پتہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ تبدیلی اور یہ 5 لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہونے تھے, 5 میجر جنرل نے پروموٹ ہونا تھا, لیکن 3 ہوئے ہیں صرف, جنرل سرفراز, جنرل طاہر اور جنرل عامر. اب 38 جنرل جو سپرسیڈ ہوئے ہیں, ان کے 3 کے نتیجے میں تبدیلی. یہ وجاہت خان کی خبر ہے, فوج کی تاریخ میں وہ کہہ رہا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر افسر کبھی سپرسیڈ نہیں ہوئے. یہ معاملہ بڑا ہے, اللہ ان کا اتفاق قائم رکھے بھائی, اللہ ان کے دل نرم کرے. ہماری بات تو اللہ پہ شروع ہوتی ہے, اللہ پہ ختم ہوتی ہے, کیونکہ اسی کو کارساز مانتے ہیں, امید اسی سے رکھتے ہیں. عمران خان کے نام پر اسی نے ان کے سارے جھوٹ بھی بے نقاب کیے. یہ جتنے بیانیے تھے خان کے خلاف کہ جی آئی ایم ایف کی غلامی میں دے, مہنگائی بڑھائی, آئی ایم ایف کی غلامی میں یہ لوگ 16 مہینے میں الٹے سیدھے لیٹتے رہے آپ کے سامنے, اور مہنگائی کی تباہی بربادی انہوں نے مچا دی. پھر انہوں نے کشمیر پہ خان پہ پروپیگنڈا کیا. آج 1.5 سال ہو گیا کہ لفظ آپ نے سنا ہے, بلکہ گلگت بلتستان بھی جا رہا ہے. انہوں نے کہا جی خان نے میڈیا پہ قدغن لگائی, صحافیوں کو بتایا 16 مہینوں میں 50 صحافی جیلوں میں, سندھ میں قتل ہو رہے ہیں, لاہور میں صحافی اغوا دن دہاڑے, 13 بڑے اینکر ملک سے باہر, عمران ریاض ابھی باہر ہے, ارشد شریف سے کیا ہوا. پاکستانی میڈیا چینل پی ٹی وی بنے ہوئے خان کا نام تک نہیں لے سکتے.
یہ خان پہ الزام لگاتے ہیں نشہ کرتا ہے، وہ ایکسرسائز مشین مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اور زرداری اور فضل الرحمان اور ساروں سے میری ایک دوڑ لگوا دو بشک، وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ سی پیک انہوں نے کہا جی خان نے بند کروا دیے منصوبے، آج چین ان کے پورے منصوبے ٹھپ کر کے نکل کے جا رہے، سارے کے سارے جھوٹ بے نقاب، اور اس سے بڑی آپ کو پتہ ہے ان کی کیا ہے، اللہ معاف کرے، اس بے عزتی کا مقام ہے ان کے لیے، شرم کا مقام ہے، وہ سارے جھوٹ۔ تو خان کو لانا لازمی ہے۔ اب پارٹی کے جو ان کے پی ٹی آئی کے جو آپس میں اختلافات ہیں میرے خیال میں ختم ہونے چاہیے، اس طرح کے معاملات کو بہتر اپنے انداز میں وہ حل کریں۔ لیکن حال جو ابھی جاوید چودھری صاحب فنکار ہیں، بہت بڑے، آپ کو پتہ ہے بہت بڑے فنکار ہیں، انہیں خبروں میں رہنے کا فنکار آتا ہے، ماننا پڑے گا انہیں۔ انہوں نے ایسے ٹائم پہ ایک ایسا عفنان اللہ، اچھا عفنان اللہ کے والد صاحب، ان کا میں نے ابھی ٹویٹر پہ لگایا، ان کی آپ کو پتہ اللہ نے بخشے، ان کی زبان بھی ماشاءاللہ، خیر اب کیا کہا جائے، فوت ہو گئے وہ بیٹا بھی جو یہ جو عفنان اللہ، ان کی زبان بڑی بہت ہی اللہ معاف کرے غیر پارلیمانی اور گھری ہوئی باتیں کرتے ہیں، تو اس طرح کی کریں گے تو پھینٹیاں لگیں گی، پھر اس طرح کی حرکتیں نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ سب جماعتوں کے لوگوں کو پارلیمانی انداز میں ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے۔ چور کہنا، ڈاکو کہنا یہ گل ہی نہیں ہے، لیکن کسی کی ذات پہ حملہ، اس کے ماں باپ پہ، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اپنا خاص خیال رکھیں، اگلے ویلا کے مجھے اجازت دیں، آج ہو سکتا ہے انشاءاللہ میرے 2-3 بڑے انٹرویو ہوں، آپ اس میں دیکھیں، لیکن لڑائی نہیں ہوگی کوئی کسی میں بھی۔ اپنا خاص خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔